हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। मेरा नाम है अंकित और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए ये सेशन एसएससी जेई के बारे में कि एसएससी जेई क्यों इंपॉर्टेंट है और हमें क्यों करना चाहिए। देखिएगा, जब तक आपको ये पता नहीं है कि क्यों आपको एसएससी जेई का एग्जाम निकालना क्यों है, उसके लिए आपके अंदर मोटिवेशन नहीं आ सकता है। तो ये बात मान के चलिए कि एसएससी जेई सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्यों है, ये आपको पता होना चाहिए। चाहे आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप ईएसी के स्टूडेंट हो, या चाहे आपने एसएससी जेई के लिए प्रिपेयर करने की सोचा हो, लेकिन ये सेशन आपके लिए ये होने वाला है कि एसएससी जेई क्यों अपना इंपॉर्टेंट है, इसका सिलेबस क्या होता है, इसका पैटर्न क्या होता है, और इसको हम किस हिसाब से या इसके नंबर किस हिसाब से डिवाइडेशन हो रहा है, प्रीवियस ईयर से कट ऑफ क्या चल रही है। तो जनरली आपका पूरा अंदाजा या पूरा ओवरव्यू में देने वाला हूं आपको एसएससी के बारे के अंदर। तो एसएससी जेई की जब एग्जाम के बारे में मैं बात करता हूं आप लोगों से, तो एसएससी जेई की सबसे पहली बात है कि व्हाई एसएससी जेई, यानी कि एसएससी जेई ही क्यों। अभी देखिए, जब से कोरोना की क्राइसिस जब से स्टार्ट हुई है, तब से मैंने क्या देखा है कि जो कोरोना की क्राइसिस है उसकी वजह से हमारी जॉब्स जो है रेगुलर बेसिस पे क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो हमारे पास मैं कह दूंगा नंबर ऑफ वैकेंसीज हमारी बहुत कम आती जा रही है, चाहे वो गेट हो, चाहे ईएसी हो, या फिर मैं अदर एग्जाम्स के बारे में भी कह दूंगा। ठीक है, ये नहीं है, मैं सिर्फ ऐसी बात नहीं है, मैं सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर्स के बारे में बात कर रहा हूं आपसे। इवन ऑल्दो आप देखें तो प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर भी आपने देखा होगा कि पेमेंट नहीं है, कहीं पे पेमेंट नहीं है, पेमेंट है कहीं पे जॉब नहीं है। ठीक है, उतना या फिर कह दें कि काम इतना ज्यादा कराया जा रहा है कि वर्कलोड बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इस टाइम पे हमें जब सबसे मेन हमारा फोकस क्या हो जाता है कि हमें गवर्नमेंट जॉब लेनी है। तो इस मामले में जब गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो सबसे पहली चीज मेरे दिमाग में क्या आती है कि यार गवर्नमेंट जॉब के लिए मैं फॉर्म तो भर दूं, लेकिन फॉर्म में भरूं तो किसका भरूं। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या चीज देखते हैं, सबसे पहली चीज जो हम देखते हैं वो क्या देखते हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसीज तो यार किसी के अंदर ढंग की है। अब नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में बात करता हूं इसके अंदर। तो देखो, नंबर ऑफ वैकेंसीज के मामले में देखिए तो नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हमारी एसएससी जेई के अंदर आती है ना, वो लगभग देखिएगा पहले साल समथिंग 900 थी, उसके बाद समथिंग 1600 समथिंग वैकेंसीज थी। तो ईयर वाइज क्या है कि मैं अबाउट कह दूं तो लगभग नहीं कहते हुए 1200 समथिंग एवरेज से इसके अंदर वैकेंसीज होती है तीनों ब्रांचेस की मिला के, जिसके अंदर लगभग 75% जो वैकेंसीज है ना वो सिर्फ सिविल वालों के लिए अलॉट होती है। तो सिविल वालों के लिए तो बिल्कुल गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो गई क्या, एसएससी जेई का एग्जाम। तो एसएससी जेई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत हाई होती है, लगभग कह दूंगा 1200 वैकेंसीज, जो कि मेरे ख्याल से फिलहाल तो कहीं भी नहीं है दूसरे सेक्टर्स के अंदर। चाहे आप स्टेट के एग्जाम्स दे लो या चाहे कोई से भी एग्जाम्स दे लो, वो तो इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरी बात क्या आती है कि एग्जाम का पैटर्न कैसा है। भाई सबसे पहले मैं देखूंगा यही चीजें देखता हूं कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, उसके बाद देखूंगा एग्जाम का पैटर्न कैसा है। तो आप देखेंगे कि एसएससी जेई का एग्जाम का पैटर्न सेम वैसा ही चलता है जैसा आपके स्टेट जेई के एग्जाम्स का पैटर्न चलता है, बस थोड़ी सी नॉन टेक उसके अंदर डिफर कर जाती है। तो अब देखिए, जिनको नहीं पता है, जिनको बिल्कुल नहीं पता है, उनके लिए देखो मैं क्या बोलने जा रहा हूं। तो देखो, जो हमारा एग्जाम का पैटर्न जो होता है ना वो सेम होता है। सीबीटी फॉर्म में मेरा एग्जाम होता है, यानी कि मैं कह दूंगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अंदर होता है। ये दो तरीके से होता है। देखो, जो मेरा प्रीलिम्स का टेस्ट होता है ना वो होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का। ठीक है, तो कैसे क्या आगे चलते हैं वो अभी मैं देखूंगा। तो देखो, नंबर ऑफ वैकेंसीज वेरी हाई है। एग्जाम पैटर्न मेरा क्या है, बिल्कुल सिंपलेस्ट पैटर्न है जिसको मैं कह दूंगा। इसके बाद एग्जाम की डिफिकल्टी मेरा 3 एग्जाम होती है कि यार सर हम तो एवरेज स्टूडेंट्स हैं, हमसे कैसे निकलेगा। ऐसी बात नहीं है, एवरेज ब्रिलियंट देखो खुद की अपनी क्या होती है, खुद की मेंटालिटी पे डिपेंड करता है। तो देखो, मेरी एग्जाम की डिफिकल्टी के बारे में अगर मैं बात करूं आपसे, तो एग्जाम क्या होता है थोड़ा सा इजीएस्ट वे से होता है। अदर दिन मैं देखूं कि जितना एग्जाम लेवल की डिफिकल्टी जितनी गेट के अंदर आती है उतनी ईएस के अंदर आती है, उससे बहुत ही ज्यादा लो लेवल की एग्जाम होती है। मतलब इतना भी लो नहीं होता है, देखो बिल्कुल मॉडरेट लेवल का एग्जाम जिसको मैं बोल सकता हूं, तो वो हमारी एसएससी जेई का एग्जाम होता है। तो आपको समझ में ये तो आ गया होगा कि एसएससी क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, वैसे भी गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर कहीं ज्यादा जॉब नहीं है, सबसे ज्यादा जॉब दे रही है वो आपकी एसएससी दे रही है। तो आपका एसएससी जेई का एग्जाम इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। और एकदम मिडिल क्लास जो स्टूडेंट है वो सबसे पहले क्या सोचता है कि किसी बड़े एग्जाम को देने से पहले मैं क्या करूं, अपने हाथ में सेफ्टी सिक्योरिटी रख लेता हूं। तो सेफ्टी सिक्योरिटी के बेसिस पे भी एसएससी जेई का एग्जाम का फॉर्म भरना आपका बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब देखो, एसएससी जेई का एग्जाम का पैटर्न किस हिसाब से चलता है। तो देखो, सबसे पहले मैंने बोला कि इसका प्रीलिम्स का एग्जाम जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे होता है, यानी कि ये एग्जाम हमारा 2 फॉर्मेट में होता है। सबसे पहला फॉर्मेट होता है मेरा प्रीलिम्स का, या मैं इसको पेपर फर्स्ट बोल देता हूं। ठीक है, सेकेंड एग्जाम मेरा होता है मेंस का, जिसको मैं रिटर्न फॉर्म में वो बोल देता हूं कि ये मेरा रिटर्न टेस्ट होता है। तो देखो, 2 फॉर्मेट में आपके एग्जाम्स चलते हैं। इसके अंदर पहले इंटरव्यू हुआ करता था, बट अब इंटरव्यू को हटा दिया गया है, प्री प्लस मेंस दोनों के होते हैं। अब देखिएगा एग्जाम पैटर्न इसका बिल्कुल।
तो एसएससी जेईई प्रीलिम्स का एग्जाम पैटर्न जो होता है वो टोटल हमारा होता है कितना 200 मार्क्स का। 200 मार्क्स हमारा एग्जाम पैटर्न होता है। इसके बाद मैं बात करूं कि जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं, वो इक्वली 1 मार्क के होते हैं, ठीक है। सेम मैं बात करूं जनरल अवेयरनेस के बारे में तो 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 मार्क्स के होते हैं। सेम जनरल टेक्निकल सेक्शन या फिर मैं कह दूं जनरल इंजीनियरिंग का मेरा सेक्शन, जिसके अंदर सिविल वाले हैं तो सिविल वालों का, मैकेनिकल वाले हैं तो मैकेनिकल वालों का, और इलेक्ट्रिकल वाले हैं तो इलेक्ट्रिकल वालों का। तो देखिएगा यहाँ पे कि 100 क्वेश्चन जो है मेरे 100 मार्क्स के हैं, तो टोटल मैं बोल दूंगा कि इसके अंदर मेरे 200 क्वेश्चन हैं और कितने 200 मार्क्स के, ठीक है। अब इसके अंदर जो मेरा टाइम अलॉट होता है ये मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है इस एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर जो मेरा टाइम अलॉट हुआ है वो सिर्फ हुआ है कितना 120 मिनट। 120 मिनट मेरे पास टाइम है टोटल, 120 मिनट मेरे पास टाइम है टोटल, और मेरा जो टोटल मार्क्स है वो है कितना 200 मार्क्स, यानी 200 मार्क्स का मेरा टोटल है, उसको मैंने कितने देर में करना है, सिर्फ 120 मिनट के अंदर करना है। तो देखिएगा आपके पास 1 मिनट का टाइम भी नहीं है एक क्वेश्चन के लिए, 1 मिनट का भी टाइम नहीं है। आप देखना बिल्कुल अगर 45 सेकंड रफली निकल के आएंगे आपके पास। तो इतनी सी देर के अंदर आपने कोई एक क्वेश्चन करना है तो ऑब्वियसली सी बात है वो इतना कैलकुलेशन भरे हुए मेरे पास क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं, जिसके अंदर बहुत हेवी कैलकुलेशन दी हुई होगी। मेरे पास सिर्फ सिंपली क्या होगा, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो है मेरे पास क्वेश्चन लेके आएंगे। तो ये मेरा बता देता है यहाँ पे कि एग्जाम की डिफिकल्टी जो है क्या होने वाली है, थोड़ी सी लो ही होने वाली है, यानी कि थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का ही एग्जाम मेरा होने वाला है। इसके अंदर बात करूंगा मैं एसएससी जेईई का पेपर सेकंड के बारे में, जो कि मेरा रिटन टेस्ट के अंदर होता है या रिटन फॉर्मेट में होता है। उसके अंदर क्या है कि देखो आप सिविल या स्ट्रक्चर वाले हैं, सिविल वाले हैं तो उसके अंदर क्या जनरल इंजीनियरिंग के 300 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, जिसके अंदर टाइम अलॉट जो हमारा फिर से कितना हो गया 120 मिनट, यानी कि आपको फिर से अभी देखो जो 300 मार्क्स के मेरे क्वेश्चन आते हैं ना, ये कैसे आते हैं 5 क्वेश्चन आते हैं मेरे उस 1 क्वेश्चन के अंदर। उसके फॉर्मेट्स होते हैं कि पहला क्वेश्चन उसका A-B-C फॉर्मेट में, एक क्वेश्चन लगभग 60 मार्क्स का होता है और 60 मार्क्स से करके मेरे 5 क्वेश्चंस आते हैं जो कि मुझे अटेम्प्ट करने होते हैं। उसके मेरे पास 300 मार्क्स मेरे को मिल जाते हैं। और यहाँ पे याद रखना कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, जबकि प्रीलिम्स का जो मेरा एग्जाम होता है, यहाँ पे जब मैंने बात की थी प्रीलिम्स के एग्जाम की, तो प्रीलिम्स के एग्जाम में मेरा क्या होता है, इससे 0.25 की मेरी क्या हो जाती है, नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। हालांकि मेंस के एग्जाम के अंदर मैं बात करूँ तो मेंस के एग्जाम के अंदर आपकी वॉच अलाउड होती है, स्लाइड रूल टेबल अलाउड होती है, उसके अलावा आपका कैलकुलेटर भी अलाउड होता है, ठीक है। इसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूं आपके पास, देखिएगा अब इसका पैटर्न कैसा रहता है। देखिए इसका पैटर्न कैसा रहता है, इसका पैटर्न जो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के बारे में मैं बात करूंगा। तो देखो मेरे ख्याल से आप लोग सारे इंजीनियर्स, और इंजीनियर्स की मैं बोल सकता हूं कि इंजीनियर्स की मान सकता हूं जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग तो वैसे ही बहुत अच्छी होती है, लेकिन फिर भी क्या है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को क्या करना है कि थोड़ा सा पढ़ लेना है इसको। तो इसके अंदर में सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना वो हमारे सीरीज का क्वेश्चन है। सीरीज के क्वेश्चंस मैं कह दूंगा कि इसके अंदर अल्फाबेटिकल सीरीज आती है आपकी, जैसे कि ये चल रहा है 2, 4, 6, 8, तो इस तरह से जो हमारे क्वेश्चन आते हैं वो सीरीज के अंदर आते हैं। इसके अलावा कभी कभी वो ऐसे भी पूछ ले कि अभी ABC चल रहा है, फिर बाद में क्या बोलते हैं BCD चल रहा है, तो नेक्स्ट ऐसे सीरीज क्या चलेगी, मैंने फॉर एग्जाम्पल बताया है आपको। तो सीरीज आपकी अल्फाबेटिकल भी हो सकती है और आपकी न्यूमेरिकल भी हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा देखो आपके सीरीज के क्वेश्चन, सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन, एनालॉजी के क्वेश्चन और कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन, ये और वेन डायग्राम, ये वाले क्वेश्चंस, ये वाले जो पार्ट्स है ना, इस वाले पार्ट से लगभग मैं कह दूंगा कि इस वाले पार्ट से मेरा लगभग 50% जो उसका पेपर है, लगभग 25 मार्क्स तो मेरे इन 4 या 5 टॉपिक से ही आ जाते हैं। बाकी काफी सारे टॉपिक्स है जैसे क्यूब्स है, डाइस है, उन सबसे भी थोड़े थोड़े क्वेश्चंस आते हैं, बट बाकी सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे टॉपिक्स है ना वो ये वाले होते हैं, ठीक है, जो इसके ऊपर लिखे हुए हैं। इसके ऊपर जो मैंने यहाँ पे राइट टिक किया है ना, ये तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से। तो देखो मेरे ख्याल से मेरे को आपको यहाँ पे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, और आपकी जो रीजनिंग आती है बिल्कुल सिंपल लेवल की आती है। तो मैं कुल मिला के कह सकता हूँ अगर यदि आपने लगभग मेहनत बहुत कम की है, रीजनिंग के ऊपर उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया है, तब भी आपके आराम से 45 मार्क्स के आसपास तो आपके यहाँ से बैठ ही जाएंगे। अगर जबकि बात है जब आपने बहुत ही हल्का सा ध्यान दिया, लेकिन अगर यदि कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने रीजनिंग को भी बिल्कुल प्रॉपर वे में पढ़ा है, तो उसके लिए मैं ये मान सकता हूं कि 48 प्लस मार्क्स लगभग 50 तक जा सकते हैं। बट फिर भी अपन 1 या 2 क्वेश्चन को ऐसा मान के चल लेते हैं कि चलो ठीक है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था तो वो मैंने क्या किया था, स्किप कर दिया है। तो इसलिए क्योंकि टाइम की यहाँ पे बहुत ज्यादा हमारे पास बाउंडेशन है, तो 48 प्लस मार्क्स तो आपके बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में मैं कहना चाहूंगा कि आपका जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से आ जाएंगे। देखो पहला तो आप इंजीनियर हैं, दूसरी बात क्या है कि आपकी रीजनिंग मैं ये मान सकता हूँ बहुत ही अच्छी होगी, और ऊपर से आपने रीजनिंग पढ़ी भी है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी है, जितने भी लोग हैं, और अच्छे से प्रैक्टिस करके आए, तो 48 प्लस मार्क्स लेना कोई ज्यादा टफ मेरे ख्याल से कोई काम लगता नहीं है मेरे को। तो ठीक है, यहाँ पे रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस को तो मैं वैसे भी आप लोगों को छोड़ देता हूँ। इसके बाद मैं लेके आऊँ नेक्स्ट
कि जनरल अवेयरनेस का क्या पार्ट रहता है। तो देखो मैंने बताया आपको जनरल अवेयरनेस में मेरे लगभग 50 मार्क्स की आती है। अब अगर मैं लेके चलूं कि हाँ, अब मोस्टली लोगों का क्या होता है कि सर जीके में मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, जनरल अवेयरनेस के अंदर बिल्कुल थोड़ी सी प्रॉब्लम आती। जी बिल्कुल आपको आती होगी, ये मैं मान के चलता हूं कि आपको प्रॉब्लम आती होगी, क्योंकि अपन ने हमेशा से कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया है मैथ्स वालों ने। लेकिन यहां पर जो जनरल अवेयरनेस के अंदर, लेकिन मेरे पास फिजिक्स और केमिस्ट्री तो मेरे को अच्छे से आती है ना, फिजिक्स और केमिस्ट्री तो मेरे को अच्छे से आती है ना। तो फिजिक्स केमिस्ट्री, यहाँ पे मैं कह दूं फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, देखो बायो हालांकि हमने पढ़ी नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत तो यार जनरल डिटेलिंग तो हमें पता ही होती है, जनरल डिटेलिंग हमें पता होती है, और थोड़ा सा हल्की सी हमें प्रैक्टिस की नीड हो जाती है। तो यहाँ पे मैं कह दूंगा कि जो पीसीबी मिला के है ना, मेरी लगभग आ जाती है यहाँ पे मेरी 15 मार्क्स की। कितने मार्क्स की? 15 मार्क्स की, यानी 15 मार्क्स की आपकी पीसीबी आ जाती है। और करंट अफेयर्स आप क्या करना, करंट अफेयर्स के लिए डेली के न्यूज़पेपर्स, देखो न्यूज़पेपर के अंदर एक तो रंगीन पेज आता है, उस रंगीन पेज के ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है। रंगीन पेज को छोड़ते हुए बाकी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत इंपॉर्टेंट आपका मैगजीन के अंदर जो न्यूज मिल जाती है आपको, वो ध्यान देनी है आपको। तो करंट अफेयर्स अगर यदि आप सोचते हैं कि नहीं सर मैं करंट अफेयर्स पे उतना ध्यान नहीं दे पाऊंगा, तो देखिएगा बहुत सारी एप्स भी है इन शॉर्ट्स करके, तो उसके ऊपर डेली के डेली अपडेट्स जो आते हैं वो अपडेट्स आप एक एक बार पढ़ते रहिएगा, तो उससे आपका काम मेरे ख्याल से बन जाएगा। और अगर नहीं है तो एक छोटी सी पतली सी बुक आती है मनोहर पांडे नाम से, और अगर कहीं की रीजनल आपकी लैंग्वेज के अंदर कोई करंट अफेयर्स की बुक होगी। तो देखो करंट अफेयर्स में क्यों बोल रहा हूं इतना ज्यादा, करंट अफेयर्स वैसे देखा जाए तो करंट अफेयर्स जो है 6 to 7 मार्क्स का तो आपका आता ही आता है। लेकिन करंट अफेयर्स के साथ साथ ही आपकी ये जो टॉपिक्स है ना स्पोर्ट्स के बारे के अंदर, जैसे कि वो पूछ लेगा कभी कि डेविस कप के बारे में बोल देगा, या फिर किसी और के बारे में बोल देगा कि लास्ट टाइम डेविस कप किसने जीता था, अपना रणजी ट्रॉफी किसने जीती है। तो ये वाले क्वेश्चंस आपके स्पोर्ट्स वाले भी करंट अफेयर्स के साथ ही हो जाते हैं। बुक्स एंड ऑथर्स वाले क्वेश्चंस भी, रिसेंट में किसने कौन सी बुक लिखी है, वो भी हमारे करंट अफेयर्स के अंदर ही हमारे सब क्लियर हो जाते हैं। अवार्ड्स एंड ऑनर्स, लास्ट टाइम पे अभी नोबेल प्राइज किसको दिया गया है, या साहित्य पुरस्कार किसको मिला है, फिल्म फेयर किसको मिला, तो ये सारे आपके करंट अफेयर्स के अंदर ही आपके क्लियर हो जाती है। इसके साथ ही मैं बोल दूं इंपॉर्टेंट स्कीम्स, वो भी हमारी यहीं से क्लियर हो जाती है। स्टैटिक जीके जैसे कि लोकसभा के अंदर मैं पूछ लूं कितनी सीट्स हैं, BARC कहां पे है, इसरो का हेडक्वार्टर कहां पे है, तो वो वाले क्वेश्चंस जो है हमारे स्टैटिक जीके के अंदर आ जाते हैं। तो स्टैटिक जीके तो वैसे भी स्टैटिक है, ये तो आपके बिल्कुल लिमिटेड जीके हो गई। तो लिमिटेड पार्ट से आपको क्वेश्चंस एंड आंसर इसके अंदर से पुटअप कर लेने हैं। तो देखिएगा आप 15 मार्क्स यहाँ से 6 7 यहाँ से स्पोर्ट्स बुक्स और इंपॉर्टेंट स्कीम आपसे लगभग क्या है, आपको भी हल्का अंदाजा रह जाता है। जैसे IPL के बारे में अगर उसने कुछ पूछ लिया, तो IPL का बिल्कुल मौसम चल रहा है, तो वो सब बातें आपको याद रहता है। तो मैं मान सकता हूँ स्पोर्ट्स बुक्स एंड ऑथर्स देखिएगा, ये आपको जनरली आप क्या पढ़ेंगे, जब आप डेली न्यूज़पेपर्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे या फिर न्यूज़ देखना स्टार्ट करेंगे, तो आपको ज्यादा टाइम नहीं देना, बस दिन के 15 मिनट निकालने हैं, 15 मिनट निकाल के आपको न्यूज़पेपर्स देना है। तो यहां से मैं कह दूंगा आपसे, और आपको अगर यदि आपने यहाँ पे कोई भी एक सब्जेक्ट है तो मैं कह दूं पॉलिटी। अब देखो बहुत से लोग क्या हिस्ट्री पे बहुत ध्यान लगाते हैं, तो देखो हिस्ट्री आपकी यहाँ से सिर्फ 2 मार्क्स की आती है, तो आप चाहे तो हिस्ट्री वाला पॉइंट मेरे ख्याल से आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसकी जगह क्या करें, आप पॉलिटी को डेवलप कर ले। पॉलिटी को आपको पढ़ने में मजा भी आएगा कि कौन सा हमारा रूल है, वो हमारे कहां से लिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से मेरे क्या क्या वर्ड्स हैं जो मेरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिए गए, तो देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस हिसाब से बना है, तो उसमें पढ़ने में मेरे ख्याल से आपको मजा भी आना चाहिए। देश के नागरिक हो आप, देश के संविधान के बारे में तो आपको पता होना ही चाहिए। इसके बाद में बात करूंगा आपसे इकोनॉमी के बारे में। तो इकोनॉमी से आपके जनरल 4 to 5 क्वेश्चंस बनते हैं, या मैं कह दूं 4 to 5 क्वेश्चंस आपके यहां से बन जाते हैं। तो अगर जनरल वे में अगर यदि मेरे को ज्योग्राफी पढ़नी है, तो ज्योग्राफी वैसे पढ़ना बहुत आसान है, बट ज्योग्राफी आपकी इंडियन लेवल पे आपकी बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाती है। तो अगर यदि आपने ज्योग्राफी कम पढ़ी है और आप बिल्कुल, मैं आपको बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट मानते हुए यहाँ पे चार्ट बता रहा हूँ यहाँ पे, कि अगर यदि आपने बिल्कुल जनरल वे में अगर इसको थोड़ी सी पढ़ाई कर ली है ना, तो 25 मार्क्स मेरे ख्याल से लाना यहाँ से बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा आपका, क्योंकि पीसीबी आपकी जो है वो मिला के 15 मार्क्स की है। अगर आपने करंट अफेयर्स के ऊपर थोड़ा सा फोकस किया है तो 25 मार्क्स आपके यहाँ से बन जाते हैं, ठीक है। तो मैं कह दूंगा यहाँ से 25 मार्क्स निकालना मेरे लिए आसान है। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं आपको कि जब मैं सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स आपको बता रहा हूं, तो देखो सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स के अंदर क्या है, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो आपका रहता है वो बिल्डिंग मटेरियल रहता है। तो बिल्डिंग मटेरियल, और अगर यदि मैं इसके अंदर ये कंक्रीट वाला पार्ट भी मिला देता हूं कि बिल्डिंग मटेरियल के अंदर मैं ये कंक्रीट वाला पार्ट को, इन दोनों को मिला के मैं बात करना चाहूँ आपसे कि तो इसके अंदर क्या होगा, अगर मैं इन दोनों पार्ट्स को मिला देता हूं तो लगभग मेरे क्या हो जाते हैं, 16 to 20 क्वेश्चन मेरे यहां से फॉर्म हो जाते हैं। 16 to 20 क्वेश्चन आपके यहां से फॉर्म हो जाते हैं। इसके बाद में एस्टिमेशन कोस्टिंग के बारे में बात करूं तो 8 क्वेश्चन अप्रोक्स यहां से आते हैं। सर्वेइंग आपका बहुत ही लिमिटेड सिलेबस है, सर्वेइंग का देखिएगा 10 मार्क्स आपके सर्वेइंग से बनते हैं। इसके बाद बात करूंगा मैं सोइल मैकेनिक्स के बारे में।
तो पहले सोइल मैकेनिक्स का क्या हुआ करता था, वेटेज हुआ करता था कम। पहले सोइल मैकेनिक्स का वेटेज हुआ करता था 4 to 5 मार्क्स, लेकिन रिसेंटली में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस आए हैं, वो लगभग 6 मार्क्स तक ये चला गया है। 6 to 7 मार्क्स की मैं बात कर दूं, यहाँ पे देखिएगा ये मैं जो आपको फिगर्स बता रहा हूँ, ये फिगर्स जो है लगभग बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है कि इतने ही मार्क्स के आएंगे, ये डाटा मेरी फ्लक्चुएट हो सकता है, बट एक मैं रफली आपको आइडिया दे रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पे क्या हो कि सिलेबस समझने में आपको थोड़ी सी आसानी रहे, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूंगा आपसे हाइड्रोलिक्स के बारे में। तो हाइड्रोलिक्स के अंदर मेरा एफएम वाला पार्ट और मशीन वाला पार्ट, टरबाइन वाला पार्ट जो है मेरा हाइड्रोलिक्स के अंदर मेरा इंक्लूडेड होता है। हाइड्रोलिक्स मेरे लगभग 10 मार्क्स की आती है। इसके बाद इरिगेशन इंजीनियरिंग, पहले तो इरिगेशन इंजीनियरिंग आपके 2 मार्क्स की आया करती थी। हाइड्रोलॉजी भी इसके अंदर ही इंक्लूडेड है, हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग इसी इरिगेशन के अंदर हमारी इंक्लूडेड है। ये पहले आपके 2 मार्क्स की आया करती थी, बट रिसेंट में क्या हुआ 6 मार्क्स या अप्रोक्स में कह दूं ना 6 से 7 मार्क्स तक भी जाने लग गई है। तो अप्रोक्सीमेटली आपका देखा होगा वेटेज जो है बहुत पिछले 1 या 2 सालों के अंदर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हुआ है। इसके बाद बात करूं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, तो ये ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के साथ भी सेम हुआ। ये पहले आया करता था 4 to 5 मार्क्स का। तो आप पहले कहेंगे सर पहले फिर एग्जाम में सब्जेक्ट कौन सा आता था, तो देखो पहले हमारा सिर्फ जो बिल्डिंग मटेरियल है वो लगभग 25 to 30 मार्क्स का आया करता था। बट अभी क्या हुआ कि बिल्डिंग मटेरियल और कंक्रीट के वेटेज जो है थोड़ा सा कम किया है इन्होंने। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का अंदर भी देखो बहुत सारे मटेरियल आ जाते हैं, जैसे कि उसके अंदर बिटुमेन के बारे में बात कर लेता है, WBM के बारे में पूछ लेता है, तो ऐसी बात नहीं है, उसके अंदर पूछ लेता है वो फिर भी थोड़े से मटेरियल्स के बारे के अंदर। तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग आपकी लगभग 7 मार्क्स के आसपास की आ जाती है। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग भी आपकी 6 मार्क्स के आसपास की आ जाती है। मतलब मैं एग्जैक्टली डाटा नहीं दे रहा हूँ, रफली आइडिया दे रहा हूँ। देखो टोस और स्ट्रक्चरल ये दोनों हमें मिला के बोलूं, देखो ये है मेरा ऊपर वाला सोम है, नीचे वाला टोस है। देखो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को इसने स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के पार्ट के अंदर डाला हुआ है इसका सिलेबस। तो ये मेरा 11 to 12 मार्क्स का आ जाता है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, जिसके अंदर टोस का वेटेज जो आता है थोड़ा सा कम आता है। टोस का वेटेज मेरा लगभग 2 to 3 मार्क्स का आता है। लेकिन पिछले साल ये थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर जो है हमारा टोस का वेटेज वो है वो लगभग 4 मार्क्स तक मेरा इंक्लूड कर गया था। तो मैं इन दोनों को मैं सेम में ही लेना चाहूंगा, क्योंकि सिर्फ वो एक एग्जाम के अंदर हुआ था कि एक शिफ्ट के अंदर मेरा टोस का वेटेज क्या कर गया है, थोड़ा सा इंक्रीज कर गया है, ठीक है। इसके बाद बात करूंगा मैं आरसीसी डिजाइन की। तो देखो आरसीसी डिजाइन और स्टील डिजाइन, तो दोनों डिजाइनिंग के मेरे टॉपिक्स हैं। तो ये जो मेरा आरसीसी डिजाइन है ये तो मेरा 8 to 10 मार्क्स मेरा लगभग फ्लक्चुएट करता है, और मेरा जो स्टील डिजाइन है ये मेरा 5 to 7 मार्क्स तक डिवीट कर जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये तो मेरा हो गया है यहाँ पे सिलेबस अपना कंप्लीट, ठीक है। तो यहाँ तक तो बात आ गई है हमारी सिलेबस की। सिलेबस किस किस हिसाब से है, किस हिसाब से हमें प्रिपरेशन करनी है, ये सब बातें हमें पता होनी चाहिए। तो इसलिए मैं आपके लिए लेके आया था कि यहाँ पे एसएससी क्यों इंपॉर्टेंट है, एसएससी के अंदर हमारा कौन कौन सा सब्जेक्ट कितने कितने मार्क्स का आ रहा है वो सब हमें पता होना चाहिए। उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे। तो देखिएगा सिर्फ बात कंटेंट की नहीं आती है यहाँ पे, बात सिर्फ कंटेंट की नहीं आती है, यहाँ पे बात आती है कि कौन कौन से सब्जेक्ट मेरे को पढ़ने हैं। तो देखिएगा आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे मैं बात कर लूं बिल्डिंग मटेरियल के बारे में, तो बिल्डिंग मटेरियल आपके 16 to 20 मार्क्स का आ रहा है। तो आपको बिल्डिंग मटेरियल और कंक्रीट टेक्नोलॉजी के ऊपर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है कि कम जरूरत है? जी बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरत है। तो बिल्डिंग मटेरियल, कंक्रीट टेक्नोलॉजी आप इनके मामले में देखें तो इनके ऊपर आपको ज्यादा एक्स्ट्रा थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद बात कर लूं मैं सर्विंग के 10 मार्क्स हैं, हाइड्रोलिक्स के 10 मार्क्स हैं। इसके बाद बात कर ले अपन सोम और स्ट्रक्चर। देखो सब्जेक्ट थोड़े से टफ पड़ेंगे बट मार्क्स जो है 11 to 12 मार्क्स आपका यहाँ पे दे देता है। तो इस हिसाब से मैंने यहाँ पे आपको सिलेबस बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव वे के अंदर आपको दे दिया है। इसके बाद मैं अगर बात करूं कि सिलेबस तो सर हो गया लेकिन प्रीवियस ईयर में कट ऑफ कितनी जाएगी, तो देखिए कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं अब अपन कि कट ऑफ ये मैं पेपर वाइज दिखाया कि 2020 के अंदर जो पेपर हुआ था उसके लिए जनरली कट ऑफ देखेगा तो 124 थी, 2019 में 127 थी और 2018 के अंदर 117 थी। जब सर मैंने बोला आपको कि नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स की होती है तो सर ये ऐसे पीछे ऐसे आंकड़ा कैसे आया, ऐसे डाटा कैसे आया? तो देखिएगा एसएससी ने, अब पहले क्या था एसएससी में नॉर्मलाइजेशन नहीं होता था तो तब क्या करती थी 0.75, 50, 0.50 ऐसे करके मेरी कट ऑफ चला करती थी। बट अब क्या हुआ है, अब एसएससी ने नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लगाया तो नॉर्मलाइजेशन करके मेरे जो मार्क्स आने लगे वो इस टाइप के कुछ मार्क्स आ जाते हैं। तो देखिएगा ये तो है मेरी सिर्फ प्रीलिम्स की कट ऑफ, और जब हमारे मेंस की कट ऑफ, जब हमारा मेंस का रिजल्ट आता है तो क्या होता है प्री प्लस मेंस दोनों के मार्क्स क्या हो जाते हैं हमारे जुड़ जाते हैं, प्री के और मेंस के दोनों के मार्क्स जुड़ जाते हैं। तो दोनों के मार्क्स जुड़ के मेरे लगभग 250 समथिंग क्या हो गया, 250 समथिंग मेरा प्री प्लस मेन का। यानी कि मैं कह दूं कि अगर मैं प्री में अच्छे मार्क्स ले आता हूं, प्री के अंदर अच्छा स्कोर कर लेता हूं तो मेंस के अंदर मेरा स्कोर करना क्या हो जाता है, बहुत ही आसान रह जाता है। और प्री के अंदर मैंने बताया था आपको, जैसा कि मैंने बोला ही था थोड़े टाइम पहले कि आराम से 25 प्लस मार्क्स अपन आराम से वहां पे क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। तो ये मेरा सिलेबस था, ये मेरी प्रीवियस ईयर कट ऑफ थी और ये मेरा एग्जाम लेवल की डिफिकल्टी के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि लगभग बहुत ही मॉडरेट लेवल का एग्जाम होता है, मीडियम टू मॉडरेट, मैं कह दूं मीडियम लेवल का मेरा एग्जाम होता है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
और नंबर ऑफ वैकेंसीज वैसे बहुत ज्यादा हाई है, तो इट्स राइट टाइम टू प्रिपेयर फॉर एसएससी। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।